तो जय जिनेन्द्र आप सभी से। और आज हमारी चर्चा का विषय 12 भावनाओं पर चर्चा चल रही थी और आज हमारी चर्चा का विषय 10वीं भावना लोक भाव। देखिए इस पूरे लोक में संसार में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे जीव भरे पड़े हैं जिनके मन में कभी भी ये विचार नहीं आता कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ थे, यहाँ से हम कहाँ चले जाएँगे, हम जहाँ हैं, वहाँ क्यों हैं? जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हम क्यों हैं? सिर्फ हम ही इस परिस्थिति में क्यों हैं? हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे भीतर क्या है? तो 99.9% जीव आज की परिस्थिति में ऐसे हैं, जिनके पास ये कैपेसिटी ही नहीं होती, जिनके पास ये कैलिबर ही नहीं होता कि वो जान सकें कि उनके भीतर और उनके बाहर क्या है। मगर मनुष्य जो हैं और आर्य प्रदेशों में बसने वाले जो मनुष्य हमारे जैसे जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, उनके पास ये कैपेसिटी है। लेकिन उनमें से भी 99% लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, बस वो ज़िंदगी को जिए चले जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं किलिंग टाइम, यही वो करते चले जा रहे हैं। तो वास्तव में हम क्या जानना चाहते हैं कि इस लोक का स्वरूप क्या है? हम कौन हैं? इस लोक में हमारी सिचुएशन क्या है? और भीतर से हम कौन हैं? बाहर से हम कहाँ हैं? ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने उस फाइनल लक्ष्य को समझ सकें, जान सकें और उसकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो आइए आज जानते हैं इस लोक भावना को। क्या है ये लोक भावना? और उसके पहले संक्षेप में हम जानते हैं लोक को। हमने ये भी सोचा था कि इस सेशन के बाद में हम या तो कर्म या फिर लोक, इसके ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज हम थोड़ा-सा डिटेल में नहीं, थोड़ा-सा शॉर्ट में हम जानते हैं कि लोक क्या है। देखिए ये एक अनंत, अनंत, अनंत आकाश है हमारे चारों ओर। अनंत आकाश, नेवर एंडिंग आकाश। और इस अनंत आकाश में एक लोक है, छोटा-सा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह। समझिए ये जो हॉल जिसमें आप बैठे होंगे या रूम जिसमें आप बैठे होंगे, उसमें एक छोटा-सा मिट्टी का कण, एक छोटा-सा डॉट के समान, उसकी क्या कीमत, उसकी क्या वैल्यू, उसका क्या क्षेत्रफल, उसकी क्या एरिया। तो सोचिए एक अनंत अनंत आकाश के बीच में एक बिंदु के समान ये लोक है। तो इस लोक की थोड़ी सी कुछ पिक्चर्स जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, ये डिजाइन आप लोगों ने देखी होगी, बहुत से लोग इसे जानते होंगे और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये एक सिंबल है कि जैन घरों के सामने या भीतर कहीं पर भी इस प्रकार का ये पिक्चर हमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये वास्तव में लोक की आकृति है। उस अनंत अनंत आकाश के बीच में एक बिंदु के समान जो ये लोक है, एक छीके के समान जो लटका हुआ है, वो है ये लोक। और ये जो लोक है, ये उसकी आकृति है। ये वो लोक है जिसके अंदर ये स्वर्ग, नर्क, हम मनुष्य, जानवर, अनेक प्रकार के जीव इसके अंदर रहते हैं। तो ये जो आकृति है, ये जो शेप है, ये उस लोक का शेप है, जिसे हम सब एक सिंबल के रूप में, चाहे कोई भी जैन हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, वो इस लोक के शेप को एक सिंबल के रूप में लगा करके और रखते हैं। तो ये है लोक। मगर ये जो लोक है,
ये लोक जैसा हम अभी देख रहे हैं सामने वैसा फ्लैट नहीं है, ऐसा सपाट ये लोक नहीं है। ये लोक वास्तव में एक सॉलिड फिगर है, एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। जैसे आपका घर है वो एक प्लेन सपाट नहीं, एक थ्री डायमेंशनल फिगर है। उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। वैसे ही इस लोक में भी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ है। और इस लोक के भीतर ये स्वर्ग बने हुए हैं, नर्क बने हुए हैं, मनुष्य लोक बने हुए हैं, ये सब इसके भीतर बने हुए हैं। और ये जो लोक है इसके अंदर तत्व हैं, 6 तत्व हैं, जिनमें से 5 तत्व धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। केवल कौन-सा तत्व दिखाई देता है? पुद्गलास्तिकाय तत्व हमें दिखाई देता है। तो धर्मास्तिकाय ये क्या तत्व है? ये तत्व ऐसा तत्व है जो इस संपूर्ण लोक में फैला हुआ है, कण-कण में फैला हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता है। असंख्य प्रदेशी एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण लोक में फैला हुआ है, जिसके कारण जो उपकार करता है गति में, जो हेल्प करता है गति में। कोई भी मूवमेंट जो इस लोक में हो रहा है, वो उस धर्मास्तिकाय के कारण, उस धर्मास्तिकाय तत्व के कारण हो रहा है। इस संपूर्ण लोक में वो धर्मास्तिकाय तत्व फैला हुआ है। और इसी लोक में, संपूर्ण लोक में एक और तत्व फैला हुआ है जिसका नाम है अधर्मास्तिकाय। ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, ये जब रुकती हैं या कोई भी चीज जब स्थिर रहती है या स्थिर होती है, तो उसको हेल्प करता है ये अधर्मास्तिकाय तत्व। इसी के कारण चीजें रुकती हैं और धर्मास्तिकाय के कारण जितना भी मूवमेंट इस लोक में है, चाहे ग्रह नक्षत्र मूव कर रहे हों, चाहे हम मूव कर रहे हों, गाड़ी मूव कर रही हो, कोई भी चीज हम बोल रहे हों, वो सारा मूवमेंट उस धर्मास्तिकाय तत्व के कारण है। और तीसरा तत्व है आकाश। ये संपूर्ण अनंत 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 आकाश है। और ये है एक लोक, इस लोक के भीतर भी आकाश है। लोक के बाहर का आकाश अलोक आकाश कहलाता है और लोक के भीतर का आकाश लोकाकाश कहलाता है। बाहर का आकाश अलोक आकाश और भीतर का आकाश लोक आकाश। और यही लोक जो है वो इस लोकाकाश और अलोकाकाश को अलग अलग करता है। आकाश यानी स्पेस, अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्पेस है। और इस लोक के भीतर भी आकाश तत्व यानी स्पेस है। तो हम सब कहाँ टिके हुए हैं? इसी स्पेस के ऊपर हम टिके हुए हैं, इसी आकाश के ऊपर हम टिके हुए हैं। ये धरती, ये सब कुछ कहाँ टिकी हुई है? इसी आकाश के ऊपर टिकी हुई है। तो इस आकाश का क्या काम है? सबको स्पेस देना। तो ये धर्मास्तिकाय, ये अधर्मास्तिकाय, ये आकाशास्तिकाय, लोकाकाशतिकाय, ये सब इस लोक के अंदर है। इस लोक के बाहर सिर्फ एक ही तत्व है, आकाश, अनंत आकाश। चौथा तत्व है काल या समय और पांचवा तत्व है जीव तत्व जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस संपूर्ण लोक में अनंत 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 जीव भरे पड़े हैं। ये जीवास्तिकाय भी, इस काल की गणना भी, ये सब कुछ इस लोक के भीतर ही हो रहा है। और इन पांचों तत्वों में से एक भी तत्व को, जीव तत्व, ये आत्मा हमारी, इसे भी हम देख नहीं सकते। एक और तत्व है पुद्गलास्तिकाय। ये पुद्गलास्तिकाय तत्व ऐसा तत्व है जिसे देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, रंग होता है, इसे देखा जा सकता है। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये कुर्सी, ये टेबल, ये सोफा, ये पर्दे, ये कुशन्स, ये सारी चीजें, ये बिल्डिंग, ये सड़कें, ये सारी चीजें क्या है? ये सब पुद्गलास्तिकाय है। तो अनंत 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 अक्षय अकूट खजाना जीवों का इस लोक में है और उससे भी अनंत गुना अधिक पुद्गल द्रव्य इस लोक में विद्यमान। और हमारा ये जो शरीर है,
ये भी पौद्गलिक है। इसे भी हम देख सकते हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य है। ये कर्म जो हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, जिसने हमें इस संसार से बांध रखा है, ये कर्म भी पौद्गलिक हैं। और ये सभी द्रव्य इस लोक, ये जो लोक है इसके भीतर है। बाहर क्या है? केवल अलोक आकाश। तो ये जो लोक है ये बिल्कुल ऐसा सपाट, ऐसा प्लेन, ऐसा फ्लैट नहीं। जैसे हमारे मकान में लंबाई, चौड़ाई, गहराई है, इसीलिए हम उसमें रह पाते हैं। केवल एक पेपर के ऊपर होता तो हम उसमें नहीं रह पाते। केवल लंबाई, चौड़ाई होती तो नहीं रह पाते। गहराई भी है, इसीलिए हम उसमें रह पाते हैं। तो ये जो लोक है, इसमें भी क्या है? गहराई भी है। तो ये जो लोक वास्तव में है, ये इस प्रकार का है। हम जो देख रहे हैं, वो सामने से ये वाला हिस्सा लोक का हम देख रहे हैं। लेकिन जो हमने ऊपर के चित्र में देखा, वास्तव में लोक ऐसा है। ये लंबाई है, चौड़ाई है और ये लोक की गहराई, ये गहराई भी है लोक। तो ये लोक इस प्रकार का बना हुआ है। और ये जो लोक है ये कितना लंबा है? ये 14 रज्जू लंबा या 14 राजू लंबा ये लोक है। इसकी हाइट है ये 14 रज्जू। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई अलग अलग जगह अलग अलग है। यहाँ पर ये 1 रज्जू है, यहाँ पर ये 5 रज्जू है, यहाँ पर ये 1 रज्जू है और नीचे ही नीचे यहाँ पर ये 7 रज्जू है। तो ये हो गई लोक की लंबाई और लोक की चौड़ाई। और ये जो है ये है इसकी गहराई। लोक की गहराई, गहरा कितना है? उसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये या लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी गहराई, इसकी विड्थ। तो ये क्या है? ये जो लोक है ये 7 रज्जू ऊपर से लेके नीचे तक, ये 7 रज्जू गहरा है हर जगह। यहाँ भी 7 रज्जू, यहाँ भी 7 रज्जू, यहाँ भी 7 रज्जू और यहाँ भी 7 रज्जू। तो ऑन द होल टोटली ये 14 रज्जू लंबा ऊंचा लोक है और 7 रज्जू इसकी गहराई है। जो चौड़ाई है वो ऊपर 1 रज्जू, फिर बीच में 5 रज्जू, उसके बाद 1 रज्जू और सबसे अधिक नीचे ही नीचे वापस 7 रज्जू इसकी जो है वो चौड़ाई है। तो इस प्रकार का ये हमारा लोक है और इस लोक में खचाखच भरे हुए हैं जीव। अक्षय अकूट खजाना है जीवों का। अब इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो एक पिलर, ये पिलर जैसा आपको नजर आएगा, एक स्तंभ जैसा, एक खंबे जैसा, एक स्ट्रक्चर, एक आकृति आपको नजर आएगी। ये जो आकृति है इसका नाम है त्रसनाड़ी। ये है त्रसनाड़ी या त्रसनाड़ी। इस त्रसनाड़ी में त्रस जीव रहते हैं। केवल इस त्रसनाड़ी में छोटा सा हिस्सा है इस लोक का। इस त्रस नाड़ी में त्रस जीव रहते हैं। 2 प्रकार के जीव संसार में हैं, स्थावर जीव और ये त्रस जीव। स्थावर जीव वो जीव हैं जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते। सुख प्राप्ति के लिए या दुख मुक्ति के लिए या आत्मरक्षा के लिए अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते। ऐसे जीव स्थावर जीव कहलाते हैं। और त्रस जीव वो हैं जो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं। स्थावर जीव कौन से हो गए? पृथ्वी काय, तेजस काय, वायु काय, अप काय और वनस्पति काय। पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, वनस्पति के जीव और पृथ्वी का एक जीव। ये सब स्थावर का एक जीव है। ये संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं, संपूर्ण लोक में फैले हुए हैं। कुछ जीव तो इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि वो ना हमारी आंखों का विषय है, ना हमारी हिंसा का विषय है। और ऐसे जीव संपूर्ण लोक में फैले हुए। और इस त्रस नाड़ी में केवल वो त्रस का एक जीव है जो अपनी इच्छा से
हलन चलन कर सकते हैं। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय मन वाले और बिना मन वाले जीव, ये इस त्रस नाड़ी में रहते हैं। तो द्विंद्रिय यानी लट, सीप, शंख से लेकर के, और ये जितने भी हम चींटी, जू, लीख, मक्खी, मकोड़े, जितनी भी चीजें ये हम देखते हैं, कॉकरोच इत्यादि से लेकर के, और हाथी, घोड़ा, चूहा, बिल्ली, छिपकली, ये सारे जीव, त्रितियंश काय के अनेकों अनेकों जीव, जीव, भैंस, शेर, घोड़े, ये सारे तिर्यंश का एक जीव, और इसके अलावा मनुष्य, बिना मन वाले छोटे छोटे मनुष्य, और हमारे जैसे मन वाले प्रॉपरली डेवलप्ड मनुष्य, और देवता और नारकी, सब सिर्फ इसी त्रस नाड़ी में रहते। ये सारे जीव सिर्फ और सिर्फ ये जो पिलर नुमा, ये जो स्तंभ, ये जो बीच में जो पिलर चल रहा है, त्रस नाड़ी चल रही है, सिर्फ इसी में रहते हैं। बाकी इसके अंदर और इसके बाहर खचाखच जीव भरे पड़े। अनंत कूट खजाना जीवों का है, और वो कौन से जीव हैं? वो सब एक इंद्रिय वाले, एकेंद्रिय, सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय वाले जीव हैं। तो देखिए हम कहाँ रहते हैं, सिर्फ इस त्रस नाड़ी के भीतर, और बाकी चारों तरफ केवल जीवों का अकूट खजाना। अब ये जो त्रस नाड़ी है, ये जो त्रस नाड़ी है, ये जो संपूर्ण लोक है, इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, और एक सेंटर का, बीच का हिस्सा। तो जो ऊपर का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वलोक। जो नीचे का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं, ये है जो पिंक में हम देख रहे हैं, ये है ऊपर का हिस्सा, ये ऊर्ध्वलोक है। और जो ब्लू में हम देख रहे हैं, ये ब्लू में है नीचे का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं अधोलोक। और इस अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच में एक छोटा सा हिस्सा, ये है मध्यलोक। और ये जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, वास्तव में इनको मिला करके ही अप्रोक्सीमेटली ये पूरा 14 रज्जू का स्थान हो जाता है। ये 14 रज्जू क्या चीज है? क्या है ये 14 रज्जू? रज्जू यानी ऐसी तो कोई काउंटिंग हमने सुनी नहीं है पहले। हम मैथमेटिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, ये रज्जू क्या चीज है? असंख्य योजन का एक रज्जू होता है। असंख्य योजन का एक, असंख्य यानी असंख्य, जो हमारी काउंटिंग से बाहर है। सी भगवान ने क्या बताया था? काउंटिंग के सिस्टम्स बताए थे। तो वो काउंटिंग जो हम कर पाते हैं, जैसे दिन है, महीने है, साल है ना, वर्ष, ये सारे इनको मल्टीप्लाई करते करते, इनको जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये संख्यात संख्यात में आ जाते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब इनका उत्कृष्ट, इनका मैक्सिमम आ जाता है। उसके मल्टीपल्स में जब हम काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी काउंटिंग से बाहर है। उसे हम कह देते हैं असंख्यात। और फिर उस असंख्यात को भी जब आप मैक्सिमम लेवल उसका क्रॉस कर देते हैं, उससे भी अधिक आपको काउंट करना है, तो भगवान ने उपमा काल बताया। उपमा काल यानी वो काल जो किसी चीज से कंपैरिजन किया जाए, जैसे कि पल्योपम, सागरोपम। पल्योपम उपमा का, मैं पल्य का उपमा के द्वारा समझाना, सागर को उपमा के द्वारा समझाना। तो ये क्या है? किसी चीज से कंपैरिजन करके और समझाया गया। और इससे भी अधिक, इसकी भी मैक्सिमम सीमा जब क्रॉस हो गई, तब भगवान ने उसे अनंत कह दिया। तो ये काउंटिंग है, संख्यात, असंख्यात, उपमा काल और फिर अनंत। तो ये जो असंख्य असंख्य योजन मिल करके और बनाते हैं एक रज्जु। असंख्य, नॉट काउंटेबल, वो बनाते हैं एक योजन। अब एक योजन क्या है? 4 कोस के बराबर, 4 कोश के बराबर। और ये जो एक कोश है, ये करीब करीब 3 किलोमीटर प्लस होता है, 3 and 1/5 किलोमीटर। अब देखिए, 3 and 1/5 किलोमीटर का एक कोश और 4 कोश का एक योजन, ये व्यवहार योजन है। वैसे जो लोक का योजन है, इसमें ये भी कहा जाता है कि करीब 2000 कोश का एक योजन होता है।
और खैर जो व्यवहार योजन है वो 4 कोश का एक योजन। अब असंख्य असंख्य योजन जो होते हैं, उनको मिला करके बनता है एक रज्जू, और ऐसे 14 रज्जू मिला करके और बनती है इस लोक की हाइट। मतलब हमारी कल्पना से भी आगे चला जाता है ये। तो ये इस लोक की हाइट है, और इसके अंदर ये है हमारी त्रस नाड़ी। और ये ऊर्ध्वलोक और अधोलोक जो हैं, ये 7-7 रज्जू में डिवाइडेड हैं। अब जो हमारा 7 रज्जू से थोड़ा-सा अधिक है नीचे का अधोलोक, और 7 रज्जू से थोड़ा-सा कम है ये ऊर्ध्वलोक। क्योंकि ये जो सेंटर का लोक है ना, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया ऊर्ध्वलोक के अंतर्गत की कि 1800 योजन, सिर्फ 1 योजन इंटू 1800, केवल 1800 योजन का ये सेंटर पॉइंट है। ये पतला सा मिडिल पॉइंट है। ये मध्य लोक है, और बाकी 700 योजन से थोड़ा सा कम ये पूरा अधोलोक है, और 700 योजन से थोड़ा सा अधिक ये नीचे का लोक है। तो ये हमारे लोक की स्ट्रक्चर है, जिसमें मैक्सिमम जगह जो है इस ऊर्ध्वलोक और अधोलोक ने ले रखी है, और केवल एक छोटी सी क्वांटिटी ये बीच का लोक मध्य लोक है। और ये मध्य लोक वो है जिसके अंदर हम रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? ये पूरा लोक तो जीवों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हम इस त्रस नाड़ी में, क्योंकि हम भी त्रस जीव हैं, तो इसी त्रस नाड़ी में भी ऊपर तक कौन है? ऊपर तक अधोलोक ऊर्ध्वलोक है। नीचे कौन है? यहाँ पर भी नीचे सब नारकी के स्थान बने हैं, ऊपर सब देवताओं के स्थान बने हैं। इस मध्य लोक के एक छोटे से हिस्से में हमारा निवास है। छोटे से हिस्से में हम इस त्रस नाड़ी के मध्य लोक में एक छोटे से हिस्से में हमारा निवास है। आइए हम उसे देखते हैं। तो ये हमारा लोक है, और ये जो लोक है इसकी आउटर कवरिंग जो है, इसका जो बॉर्डर है, वो 3 प्रकार के वात वलय है। ये बॉर्डर है। अब देखिए, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3। ये जो 3 बॉर्डर है, एक है घनोदधि वात वलय, एक है घन वात वलय, और आउटर मोस्ट है तनु वात वलय। घनोदधि वात वलय, 4 शब्दों का प्रयोग। घन मतलब बहुत घना, डेंस। दधि यानी पानी, वात यानी हवा, और वलय यानी घेरा। तो घेरा है, एक गहरे पानी और हवा का घेरा है सबसे पहला वाला इस लोक के चारों तरफ। उसके बाद घनवात, केवल घनी हवा का घेरा है। और फिर तनुवात यानी पतली हवा का घेरा है। ये स्थिर हवाएं हैं, स्थिर जल है, मूवमेंट नहीं है इसमें। और ये लोक का हिस्सा है, यानी इनको इंक्लूड करके, इनके साथ ये लोक, ऐसा नहीं है कि ये लोक है और इसके बाहर ये हिस्से हैं। बाहरी बाउंड्री नहीं है, ये भीतरी बाउंड्री है। ये तीनों हिस्से जो हैं, ये कहाँ टिके? लोक का हिस्सा है। इनको मिला करके और लोक बना है। और ये संपूर्ण लोक किस पर टिका हुआ है? इस घनोदधि वलय पर। ये घनोदधि वलय किस पर टिका है? घनवात वलय पर। और ये घनवात वलय किस पर टिका है? इस तनुवात वलय पर। और ये तनुवात वलय किस पर टिका है? आकाश पर। इस प्रकार ये लोक एक छोटा सा पॉइंट जो है वो इस संपूर्ण लोक आकाश के बीच में एक छींके की तरह लटका हुआ है। और ये इस लोक का आकार है त्रिशिराव संपुटाकार। एक मटका उल्टा, या एक सिकोरा ऐसे उल्टा, उसके ऊपर एक सिकोरा सीधा, और उसके ऊपर एक सिकोरा उल्टा। ये वास्तव में त्रिशराव संपुटाकार, 3 सिकोरे एक के ऊपर इस प्रकार से रख दिए जाएं, तो इस लोक पुरुष की आकृति बन जाती है। इसे लोक पुरुष भी कहा गया है। लोक पुरुष क्यों? आप देखेंगे, अगर एक व्यक्ति अपनी कमर पर इस प्रकार से हाथ रख करके और हल्के से पांव फैला करके और खड़ा हो, तो आपको लगेगा कि मानो एक पुरुष की आकृति है जो इस प्रकार से खड़ा है। तो ये लोक है हमारा। जे तो ये 3 घेरे हैं, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय।
जो इस संपूर्ण लोक के चारों तरफ है, और ये इस लोक का हिस्सा है, लोक के बाहर नहीं है। इन्हें मिला करके ही लोक बना है। और इसके भीतर ये द्रव्य हैं, 6 द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। बाहर केवल एक ही द्रव्य है, अनंत अनंत आकाश। और क्योंकि ये सारे द्रव्य भीतर हैं, इसीलिए ये जीवन, मरण, ये मोक्ष, ये संसार, ये आना, ये जाना, ये मूवमेंट, ये स्थिरता, ये समय, ये सब कुछ कहाँ है? इस लोक के अंदर। इस लोक के बाहर कुछ भी नहीं, केवल अनंत आकाश इस लोक के बाहर है। तो हम बात कर रहे थे इस त्रसनाड़ी, अनंत अनंत जीव इस लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, मगर त्रस जीव केवल इस त्रसनाड़ी में ही रहते हैं। और इस त्रसनाड़ी का ये जो सेंटर पोर्शन है, ये 18 योजन का जो मध्य हिस्सा है, ये जो है ये तिरछा लोक है। ये जो है ये सेंटर पॉइंट है, मध्य लोक है, जहां मनुष्य रहते हैं। बाकी ऊपर का ये सारा हिस्सा ये देवताओं ने घेरा हुआ है। ऊपर सिद्धशिला है, जहां जिससे थोड़ा सा ऊपर मोक्ष गामी जीवों का वास है, और नीचे का हिस्सा सारा नारकियों ने घेर रखा है। तो ये देखिए आप, एक पॉइंट की तरह ये लोक, और इस लोक में एक पॉइंट की तरह ये मध्य लोक, और इस मध्य लोक में हम रहते हैं। इसे तिरछा लोक भी कहते हैं। तिरछा लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो देवलोक है, आप देखेंगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार से ये बने हुए हैं। और नीचे लोक जो हैं, अगर आप देखेंगे तो ये नरक में भी एक के नीचे एक के नीचे एक इस प्रकार से बने हुए हैं। तो इसमें हालांकि देवताओं के यहाँ पर ये अधिक ये विमान दिखाए हैं। हम श्वेतांबर परंपरा में बाद 12 वैमानिक देवलोकों की मान्यता है। ऊपर ग्रेवियक और उसके ऊपर अनुत्तर विमान और फिर सिद्धशिला है। तो ये सिर्फ एक पिक्चर के रूप में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। और ये है बीच का हमारा मध्य लोक। अब ये जो मध्य लोक है ना, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, एकदम इस बीच के पॉइंट में एक पर्वत, सुमेरु पर्वत। ये जो मेरु पर्वत है, इस मेरु पर्वत, ये मेरु पर्वत जितना लंबा है, जितना ऊंचा है, उतना ही ऊंचा ये मध्य लोक है। इसकी जो हाइट है, उतनी ही हाइट इस मध्य लोक की हाइट है। तो ये मेरु पर्वत है। और जब हम डिटेल में लोक करेंगे, तब हम इसकी भी देखिए, भगवान ने कितना सुंदर, मतलब एक स्थान पर बैठे बैठे अपने सर्वज्ञ ज्ञान से, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सर्वज्ञ ज्ञान भगवान को था, इतना खूबसूरत इस संपूर्ण लोक का दृश्य हमें समझा दिया। तो ये जो मेरु पर्वत है, इसकी हाइट जितनी है, उतनी ही हाइट इस मध्य लोक की है। तो इस मध्य लोक में हम रहते हैं। ये ऊर्ध्व लोक है, ये ऊर्ध्व लोक है। और ये ऊर्ध्व लोक जो है, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊंचा लोक जो है, यहाँ पर ये वैमानिक देवलोक हैं, जो विमानों में निवास करते हैं। 12 वैमानिक देवलोक श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। उसके बाद 9 ग्रेवियक हैं देवलोक, और उसके बाद सबसे उत्कृष्ट जो देवलोक, सबसे अच्छे, सबसे हाईली पावरफुल देवलोक जो हैं, वो ये 5 अनुत्तर विमान हैं। और इसके ऊपर सिद्धशिला है, जहां पर ये सिद्ध निवास करते हैं, या जीव सिद्ध होकर के आत्मा यहाँ अवस्थित हो जाती है। और ये नीचे का जो स्थान है, ये त्रस नाड़ी है बीच में जो चल रही है। एंड ये भी त्रस नाड़ी ही है जो बीच में चल रही है। यहीं पर देवताओं का निवास भी है, क्योंकि वो भी त्रस जीव हैं। नारकी भी जो है वो त्रस जीव हैं। और ये सातों नरक की पृथ्वियां हैं, ये भी एक के नीचे एक के नीचे एक चलती हैं। मगर ये जो मध्य लोक है, ये क्या है? तिरछा लोक है। तिरछा लोक, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं बनी हुई है, ये ऐसे फैली हुई है ना, पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे बिल्कुल फैला हुआ होता है। अपने सारी चीजें अपने घर में कैसे लगा रखी है? पैरेलल लगा रखी है, एक के ऊपर एक तो नहीं लगा रखी है। कहीं पर एक सोफा है, कहीं पर बेड है। तो जमीन के ऊपर अगर आप देखेंगे, सारी चीजें आपने पैरेलल लगा रखी है। तो ये जो मध्य लोक है, ये क्या है? पैरेलल लोक है, सब ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है इस प्रकार से।
तो ये मध्य लोक इस प्रकार से तिरछा लोक इसीलिए इसे हम कहते हैं। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या है, ये कैसा है मध्य लोक? एक आइलैंड है, एक आइलैंड यानी एक द्वीप है, उस द्वीप के चारों तरफ एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है। इस प्रकार कंटिन्यूअस प्रोसेस, असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। असंख्य हैं, असंख्य द्वीप समुद्र, एक को घेरा हुआ, दूसरा दूसरे को घेरा हुआ, दूसरा सा सेंटर पॉइंट वाला, सबसे बीच वाला जो द्वीप है वो है जम्बू द्वीप। वो क्या है? जम्बू द्वीप। अब ये जम्बू द्वीप जो है इसको घेरे हुए, आप देखिए इस प्रकार से, ये जम्बू द्वीप है बीच वाला, ये जम्बू द्वीप है। कलर चेंज करती हूँ। ये बीच वाला, ये जम्बू द्वीप है, इसको घेरे हुए, फिर इसको एक समुद्र, फिर इसको घेरे हुए एक और द्वीप, फिर इसको घेरे हुए एक और समुद्र, फिर एक और द्वीप, फिर एक और समुद्र, फिर एक और द्वीप। इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता चला जाता है। तो ये पूरा एक द्वीप ही है, इसको चलता चला जाता है। तो ये असंख्य द्वीप समुद्र जो है वो है। और सबसे बीच वाला जो ये द्वीप है इसका नाम है जम्बू द्वीप। ठीक है, इस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। ये उस सबसे बीच वाला, सबसे छोटा वाला जो द्वीप है, ये 1,00,000 योजन का द्वीप है। 1,00,000 योजन इसका डायमीटर है। तो इस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। और इस जम्बू द्वीप में बिल्कुल सेंटर में आप देखिए ये मेरू पर्वत है। और ये जो मेरू पर्वत है, हम कहाँ रहते हैं? देखिए हमारा निवास कहाँ पर है? चलिए पहले इस जम्बू द्वीप को समझें। ये मेरू पर्वत है और इस मेरू पर्वत के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, यहाँ महाविद्य क्षेत्र है। हमने महाविद्य क्षेत्र के बारे में सुना होगा। ये महाविद्य क्षेत्र है। और इसके बाद में ये सब, ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब अकर्म भूमि के क्षेत्र हैं। अकर्म भूमि के क्षेत्र जहां पर यौगिक रहते हैं, वो मसी कृषि इस प्रकार की हमारी तरह की चीजें जीवन यापन के लिए वो नहीं करते हैं। तो ये अकर्म भूमि के क्षेत्र हैं। और फिर यहाँ पर एक एरवत क्षेत्र है और यहाँ पर एक भरत क्षेत्र है। ये एरवत और भरत क्षेत्र जो है ये कर्म भूमि क्षेत्र है। यहाँ भी कभी कभी अकर्म भूमि रहती है, यहाँ बदलते हुए समय है, यहाँ पर आरे बदलते हैं। बाकी इन सब स्थानों में समय परिवर्तित नहीं होता है, एक जैसा सिस्टम हमेशा बना हुआ रहता है। यहाँ पर अकर्म भूमि में हमेशा अकर्म भूमि क्षेत्र रहता है। और महाविद्य क्षेत्र में हमेशा, महाविद्य क्षेत्र में 32 अलग अलग डिविजन्स होते हैं। और यहाँ हमेशा चौथे आरे जैसा, जब हमारे तीर्थंकर वगैरह बॉर्न हुए थे, यहाँ हुए थे, वैसा समय हमेशा महाविद्य क्षेत्र में रहता है। ये जो एरवत और भरत क्षेत्र है, ये जो एरियाज है, यहाँ पर समय बदलता है, यहाँ समय परिवर्तित होता है। और यहाँ क्या है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुषमा तो कभी दुष्मा काल चलता है। और ये जो भरत क्षेत्र है, ये साउथ में, इस भरत क्षेत्र के भी 6 डिविजन्स हैं, इस एक भरत क्षेत्र के। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका ये जो 1 डिवीजन है ना, ये वाला, ऐसे 6 डिविजन्स है इसके भी। इसका ये जो 1 डिवीजन है, इस डिवीजन में हम रहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये है हमारे रहने का स्थान, ये हमारे रहने का स्थान। इस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। और कहाँ? इस भरत क्षेत्र में। और इस भरत क्षेत्र के भी इस 6 हिस्सों में से इस फर्स्ट हिस्से में हम रहते हैं, यहाँ हमारा निवास है। और ये जो जम्बू द्वीप है, इसके बाहर देखिए, इसको घेरा हुआ ये लवण समुद्र है। और इस लवण समुद्र, ये कितना बड़ा है? लवण समुद्र हो गया एक तरफ, ये 2,00,000 योजन, ये 2,00,000 योजन। फिर इसके बाहर ये यहाँ पर, ये कौन सा आ गया? यहाँ पर एक और द्वीप आ गया, ये 4,00,000 योजन, 4,00,000 योजन। फिर ये कालोदधी, कालोदधी समुद्र आ गया, ये उससे भी डबल। और उसके बाद ये आ गया हमारा अर्धपुष्कर द्वीप। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए?
एक एक से डबल 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 होता चला आ रहा है। इसके बाद भी असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसी द्वीप तक दिखाया है, अर्धपुष्कर द्वीप तक। क्यों? इस अर्धपुष्कर द्वीप में अगर आप देखें, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये मनुष्योत्तर पर्वत है। इस पर्वत आधे हिस्से में, ये पर्वत के उस तरफ मनुष्यों का निवास नहीं है और केवल इस हिस्से तक मनुष्यों का निवास है। इसीलिए हमने ये इतना ही हिस्सा दिखाया है कि इस संपूर्ण जो ये सिस्टम है असंख्य द्वीप समुद्रों का, इनमें से मनुष्यों का निवास केवल यहाँ तक है। और ये कितनी स्पेस है, ये कितनी एरिया है? ये है 45 लाख योजन। 45 लाख योजन कैसे? 1 लाख योजन का हमारा जम्बू द्वीप, इधर 2 लाख और 2 लाख का हमारा लवण समुद्र, फिर 4 लाख और 4 लाख का ये अगला द्वीप जिसका नाम है धाकी खंड, इसके बाद ये हमारा कालोदधी, और फिर 8 लाख का हमारा ये 16 लाख का है जो हमारा अर्धपुष्कर द्वीप है। मगर इसको भी हम 8 लाख ही लेते हैं मनुष्य के रहने का स्थान, क्योंकि बाकी का जो 8 लाख है वो मनुष्योत्तर पर्वत के उस तरफ का स्थान है जहां पर मनुष्य नहीं रहते हैं। तो टोटल ये हो गए हमारे 45 लाख योजन। और जो ऊपर सिद्ध शिला है, ये सिद्ध शिला जहां पर जीव सिद्ध होकर जाता है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो एरिया है, वो भी सिर्फ 45 लाख योजन इसकी भी यहीं यहीं पर सिद्ध जाकर और अवस्थित हो जाते हैं। ये भी 45 लाख योजन क्यों है? देखिए, कौन जा सकता है मोक्ष? केवल मनुष्य, और कोई नहीं जा सकता। और मनुष्य कहाँ है? यहीं पर है, इसी 45 लाख योजन में। और जब जीव यहाँ से मुक्त होता है, तो मुक्त होकर सम श्रेणी में, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जहां उसकी मुक्ति हुई, जहां उसने शरीर को फाइनली छोड़ा, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वो जा करके और ऊपर यहाँ सिद्ध शिला में अवस्थित हो जाता है। न लेफ्ट, न राइट, न टेढ़ा, न मेढ़ा, बिल्कुल स्ट्रेट। इसीलिए ठीक इस मनुष्य क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर सिद्ध शिला अवस्थित है। तो ये देखा आप लोगों ने। तो अब हमने क्या समझा कि ये इतना बड़ा लोक, और ये इतना बड़ा लोक क्या है? एक बिंदु के समान उस अनंत आकाश में क्या है? सिर्फ एक बिंदु के समान ये इतना बड़ा लोक। और इस इतने बड़े लोक में ये मध्य लोक जो है, ये कैसा है? एक बिंदु के समान। इस संपूर्ण लोक में एक बिंदु के समान। और 1800 योजन, सिर्फ 1800 योजन। और इन 1800 योजन में असंख्य द्वीप समुद्र। उस असंख्य द्वीप समुद्र में ये जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप कैसा है? इन असंख्य द्वीप समुद्रों में ये कंटिन्यूअस असंख्य द्वीप समुद्र चल रहे हैं। इनमें हमारा ये कितने असंख्य द्वीप समुद्र, आप सोचिए, काल की गणना, हम ये कितने सारे असंख्य समुद्र हैं कि इसका वर्णन आता है कि 1 सेकंड में असंख्य समय। और उस असंख्य समयों में से एक समय में अगर आप एक समय में अगर आप एक आइलैंड के ऊपर, एक द्वीप के ऊपर, अगले समय में आप दूसरे उस जो ये है हमारा समुद्र है, लवण समुद्र, इसके ऊपर, तीसरे समय में इसके ऊपर, चौथे समय में इसके ऊपर, ऐसे करते करते असंख्य समय में आप असंख्य आइलैंड्स को आप क्रॉस कर लेते हैं, तब 1 सेकंड कंप्लीट होता है। और ऐसे करते करते आप 6 महीने तक भी एक एक द्वीप और एक एक समुद्र को लांघते जाएं, तो भी ये द्वीप समुद्र आप सारे क्रॉस नहीं कर सकते। इतने असंख्य द्वीप और समुद्र हैं एक दूसरे को घेरे हुए, एक दूसरे से डबल 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 एरिया वाले, और सबसे छोटी एरिया वाला ये जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप में, अब इस जम्बू द्वीप में ये छोटा सा हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा क्या है? ये छोटा सा हिस्सा है भरत क्षेत्र। और इस भरत क्षेत्र के 6वें हिस्से में से एक हिस्सा हमारा हिस्सा, जिसमें हम
रहते हैं। और अगर आकाश से सैटेलाइट से जाकर देखेंगे तो आपको अपना घर क्या, अपना शहर क्या, आपको अपना देश भी एक बिंदु के समान प्रतीत होगा ऊपर से, ठीक है ना? तो कितना छोटा-सा ये जो हमारा अ, घर है या हमारा संसार है या हमारे चारों तरफ का वातावरण है। तो अब आइए हम चलते हैं वापस इसी लोक भावना की तरफ। तो ये हमने समझा थोड़ा-सा हमारे इस लोक के स्वरूप को। कहाँ हैं हम? बिंदु के भी बिंदु के भी बिंदु के भी बिंदु के भी बिंदु हैं हम, इतने से हैं। लेकिन अंदर इच्छाएँ अनंत है कि नहीं? अनंत इच्छाएँ हैं, अरे इसने छोटी-सी चीज़ में इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये है तो किसी तरह से बच जाए और जो नहीं है वो भी मुझे मिल जाए। ये हमारा वर्चस्व है इस लोक में, इस अनंत आकाश में एक बिंदु समान इस लोक में बिंदु के बिंदु के बिंदु के बिंदु ये हमारा वर्चस्व। और देखिए कि हम इस संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं? तो सम श्रेणी में ये मोक्ष है ना? और किसको किसको राइट है कि वो इस मोक्ष तक जा सकता है? केवल मनुष्यों को। इसीलिए 45 लाख योजन का ये मनुष्य क्षेत्र और 45 लाख योजन की वो सिद्धशिला। केवल हम जा सकते हैं। तो ये लोक हमने क्यों जाना है इसको? इस ज्योग्राफी को जानने से इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मगर इसको जानने से होगा क्या? क्यों हम इसको जानना चाहते हैं? कि हम समझते हैं कि इस संपूर्ण लोक में, इस ऊर्ध्व लोक में, इस नीचे के लोक में, इस मध्य लोक में कितनी बार हमने जन्म लिया है। कितनी बार जन्म लिया है? बता सकते हैं? सोच सकते हैं कभी? कितनी बार जन्म लिया है? अनंत बार। अनंत बार जन्म लिया है। एक सुई की नोक, भगवान ने कहा, एक सुई की नोक कहीं पर भी आप टिका दीजिए, उतना सा क्षेत्र, उस क्षेत्र में अनंत जीव भरे पड़े हैं और हमने उस क्षेत्र में न जाने कितनी कितनी बार, असंख्यों बार, अनंतों बार हमने जन्म मरण उस क्षेत्र में किया है। इस लोक के हर क्षेत्र में, इस त्रसनाड़ी के भीतर और इस त्रसनाड़ी के बाहर भी हमने जन्म लिया। हम कहते हैं ना, हमें घूमने जाना है, प्लान बनाते हैं हॉलिडेज के, है ना? कहाँ जाना है? हमें यूएस जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें यूरोप जाना है। कौन सी जगह ढूँढ-ढूँढ करके ये आइलैंड, वो आइलैंड घूमना है। सब जगह घूम चुके हैं हम। कोई जगह छूटी नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। हर जगह अरे घूमते ही तो जा रहे हैं, भ्रमण ही तो करते जा रहे हैं और इच्छा अभी भी अंदर यही है कि घूमना है, कहीं तो घूमने जाना है कि नहीं है? इस घूमने को रोकना होगा। इसीलिए हम इस लोक को जानने का प्रयत्न करते हैं। उस सुई की नोक जितने स्थान में हमें लगता है ये घर हमारा, उस एक पॉइंट पर न जाने कितनी-कितनी बार हमने जीवन मरण किया है और एक ही तरीका है और मिला क्या हमें? आज भी घूमने की इच्छा ही है। मिला क्या? क्योंकि ये घेरा है सुख का और दुःख का घेरा है, जीवन और मरण का घेरा है और ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अगर हम इसमें से निकलना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? जड़ को समझना होगा। लोक को समझ लिया, उस सिद्धशिला तक पहुँचने के लिए जड़ को समझना होगा। जड़ क्या है? एक बर्तन में दूध है, दूध उफन रहा है, दूध उफन रहा है और अब आपने देखा अरे दूध तो उफन रहा है, दूध तो उफन रहा है, दूध तो उफन रहा है। अगर आप आस-पास हैं ही नहीं तो दूध उफन के खत्म हो जाएगा। आप वहीं हैं और आप जानते हैं इस दूध को उफनने नहीं देना है। आप रोकना चाहते हैं लेकिन आपको रोकने का तरीका ही नहीं आता। आप कभी उसमें फूँक दे रहे हैं, तो कभी उसके ऊपर ढक्कन ढक रहे हैं, लेकिन वो दूध उफनता चला जा रहा है और फैल जाता है चारों तरफ। आपको जड़ समझनी होगी, नीचे से गैस बंद करनी होगी। गैस बंद करेंगे ना,
तो क्या होगा? दूध का उफनना बंद हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें कर रहे हैं। कहीं तपस्या कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। है ना? द्रव्य रूप में कितनी प्रकार से हम धार्मिक, हम धार्मिक, हम धार्मिक। अरे उस गैस को बंद करिए नीचे से। उस जड़ को बंद करना ज़रूरी है, तब वो दूध उफनना बंद होगा। नहीं तो उफन जाएगा और जितनी बार चढ़ाएँगे उतनी बार उफन जाएगा। गैस को बंद करना होगा नीचे से। और ये कैसे बंद होगा? ये गैस क्या है? वो मोहनीय कर्म, ये कषायों की गैस है, इसे हमें बंद करना होगा। तो अभी तो क्या है, डिम ही कर सकते हैं, पूरा शट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम डिम करने की कोशिश ज़रूर करें। तो आत्मा की निर्मलता और सम्यक्त्व, सम्यक्त्व आता कैसे है? इसी आत्मा की निर्मलता से। आत्मा की निर्मलता से सम्यक्त्व की प्राप्ति। यानी जब भी मौका आए, जब भी परिस्थिति आए, तो अपने क्रोध को कंट्रोल करना, अपने घमंड को कंट्रोल करना। सुख की परिस्थिति आए तो आप ऊँचे ओहदे पर हैं, तो हर प्राणी, किसी भी प्राणी को छोटा समझ करके और आपने क्रोध कर लिया, उसे नीचा समझ लिया, नीचा दिखा दिया, स्वयं में घमंड आ गया। या दुःख की परिस्थिति आई तो किसी और के ऊपर गुस्सा आया, किसी और से द्वेष हो गया, या बहुत अथाह दुःख का हमें एहसास हो रहा है। इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। किसी के प्रति द्वेष की भावना भी और किसी के प्रति बहुत मोह की भावना भी। इसे जब हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हम डिम करते, 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 करते एक दिन इस गैस को ऑफ करना भी सीख जाएँ। और जहाँ कषाय खत्म हुए, वहाँ हमारा रास्ता बन गया मोक्ष जाने का। तो प्रैक्टिस हमें आज से ही शुरू करनी होगी। तो ये है वो लोक। और आप सोचिए ज़रा, आँख बंद करके एक बार भगवान ने कहा कि सुई की नोक बराबर स्थान में, सुई की नोक बराबर स्थान में जो है वो हमने क्या किया है, अनेकों अनेकों बार इतने-इतने जीव यहाँ पर भरे पड़े हैं। और यहीं पर क्या है कि हमने भी अनेकों अनेकों बार जन्म लिया है। अनेकों अनेकों बार हमने भी यहाँ पर जन्म लिया है। तो ये हमारे लोक का स्वरूप है। और इस लोक के स्वरूप को समझ करके और हमें क्या करना है कि संसार से निकल करके और जो है वो मुक्ति की तरफ अपने मार्ग को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये लोक भावना है, ये लोक भावना है। तो ये लोक भावना क्या कहती है हमें कि 14 रज्जू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान विचारे, भरमत है बिन ज्ञान। बिना ज्ञान के जीव भ्रमण कर रहा है। एक बार वो ज्ञान हमारे भीतर आ जाए, एक बार वो ज्ञान आ जाए, तो ये जो भ्रमण करने वाला सिस्टम है हमारा, इस चक्रव्यूह से निकलने का हमारा मार्ग निकल जाए। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इस लोक को समझ करके, इस लोक भावना को समझ करके, और हम समझें कि हमें इस संसार से हमें मुक्त होना है और उस अविराम स्थिति में अवस्थित होना है, जो अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन युक्त है। तो ये बिना ज्ञान के जीव भटकते आ रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए भटकते भी जा सकते हैं। लेकिन एक बार ज्ञान आ जाए बस। और ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। एक बात है नॉलेज का आना, किसी भी चीज को जानना। दूसरी बात है उसका गहरे उतर जाना, समझना। ये दर्शन है, ये सम्यक्त्व है। तब वो ज्ञान भी क्या बन जाता है? वो सम्यक ज्ञान बन जाता है। ज्ञान क्या है? उपयोगात्मक है। हम यूज करते हैं अपनी नॉलेज को, है ना? और जब हम उसे सही दिशा में यूज करते हैं, कौन सही दिशा में यूज करता है? जो सम्यकदर्शी है, जिसका दर्शन, जिसकी धारणा, जिसकी आस्था, जिसका विश्वास सम्यक्त्व से बना, वो व्यक्ति उसे सही दिशा में यूज करता है और तब वो उसके आचरण में आने लगता है। इसे हम कहते हैं सम्यक आचार, सम्यक चारित्र। और तब वो दिन दूर नहीं जब हमें मोक्ष की प्राप्ति
हो जाएगी, हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो जागृति, जागरूकता इस लोक भावना को समझकर हमारे भीतर बनी रहे, हर क्षण, हर पल, 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 हर समय बनी रही, यही हमारी लोक भावना है। तो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन एंड अब आपके अगर कुछ प्रश्न हैं तो मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।